आज की कहानी का शीर्षक है नमस्ते जी। हम दोनों पति पत्नी सुबह बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजने के बाद सैर करने की नीयत से जैसे ही कोठी के बाहर निकले कि पति की निगाहें गली में खड़ी धोबी की लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की अक्सर स्त्री के लिए आसपास की कोठियों से कपड़े लेने आती थी। उसे देखकर नितिन का अंदाज बड़ा ही रोमांटिक हुआ। वे गाना तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घनी साया गाते हुए उसकी बगल से गुजरने लगे तो वह भी अपने एक खास अंदाज में मुस्कुरा दी। उन दोनों की नज़रें मिली तो धोबी की लड़की ने धीरे से कहा, नमस्ते जी। नितिन की बाँछें खिल उठी, मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर उसी के सामने खड़ी उसका अभिनंदन कर रही हो। नितिन के कदम कुछ क्षणों के लिए ठहर से गए। बदले में उसने भी मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए पूछा, कैसी हो? यह शोक अंदाज में फिर मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक हूँ। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा तो थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने नितिन को टोक दिया, तुम एक फैक्ट्री के मालिक और एक हैसियतदार आदमी हो, तुम्हारा बस नमस्ते कहना ही काफ़ी था। मगर गाना गाना, हंसना और ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं, खासकर इस तरह की लड़कियों को। देखो, धोबी की लड़की है, स्त्री के लिए घर घर कपड़े मांग रही है और हाथ में 8-10 हज़ार का मोबाइल लिए है। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह धोबी की लड़की है? तुम तो बस किसी भी के भी पीछे पड़ जाती हो। अरे, तुम्हारी जैसी किसी मेम ने पुराना सूट दे दिया होगा और फिर फैशन करना कौन सी बुरी बात है? यह मोबाइल तो अब आम हो गया है। नितिन ने उसके पक्ष में यह सब कहा तो मुझे 3-4 दिन पहले का वह वाकया याद हो आया जब नितिन ने मुझे बालकनी में बुलाकर कहा था, देख निक्की, इस धोबी की लड़की को, यह जब हंसती है तो इसके दोनों गालों पर पड़ते हुए डिंपल कितने प्यारे लगते हैं। कितनी अच्छी हाइट है इसकी, इस पर छरहरा बदन, कितनी सेक्सी लगती है यह। मेरे दिमाग में फिर एक और दास्तान ताज़ा हो आई थी। यह अभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में मैं 15-16 दिन गांव में रह कर आई थी। पीछे से नितिन अकेले ही रहे थे। मैं जब गांव से वापस आई तो देखा कि साहब ने ढेर सारे कपड़े इस्त्री करा रखे थे। यहाँ तक कि जिन कपड़ों को पहनना छोड़ रखा था वे भी धुलकर इस्त्री हो चुके थे। मैंने चकित भाव से नितिन से पूछा, ये इतने कपड़े क्यों इस्त्री करा रखे हैं? इन कपड़ों को देखकर तो मुझे बर्तन लेने थे और तुमने इनको धुलवा कर इस्त्री करवा दिया। और तो और जो पहनने। मेरी बात को बीच में ही काट कर नितिन ने झट से कहा, वह सब छोड़ो, एक बात याद रखना कि मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए उस लड़की को मत देना। वह ठीक से इस्त्री नहीं करता। वह जो सांवली लड़की कपड़े लेने के लिए आती है उसे दिया करो। वह इस्त्री भी बढ़िया करती है और समय पर वापस भी दे जाती है। मैं कुछ परेशान सी यह सब अपने मन में याद करती हुई चली जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र नितिन के चेहरे पे पड़ी तो देखा कि वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैंने टोक दिया, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? मेरी बात पर गौर नहीं किया क्या? कौन सी बात? यही कि थोड़ा रौब से रहा करो। बात पूरी होने से पहले ही नितिन बोल पड़े, निक्की, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और वह धोबी की लड़की सेक्सी लगती है, शायद इसलिए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं वापस घर चली आई। ऐसे ही दिन गुजर गया। रात हो आई। न मैंने बात की न ही नितिन ने। 2 दिन बाद शाम को जालंधर से इनकी किसी परिचित का फ़ोन आ गया। नितिन व उसके बीच लगभग 6 मिनट फ़ोन पर बातचीत चली थी। बातों को सुनकर पता चला कि किसी की बेटी के पीजी के तौर पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने का प्रबंध कराना था। जब मैंने पूछा कि कौन थी
किसे पीजी में रखने की बात हो रही थी तो नितिन टाल गए। मैंने भी बात को अधिक बढ़ाना उचित नहीं समझा और घर के काम में लग गई। नितिन कभी जूते पॉलिश नहीं करते, हमेशा मैं ही करती हूँ, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर खुद उनको जूते चमकाते देखा तो अचरज सा हुआ। मैंने पूछा, आज शूज बड़े चमकाए जा रहे हैं, क्या बात है? गर्ल्स हॉस्टल का पता करने कई जगह जाना है। यह सुनकर मैंने अपनी मनसा जाहिर करते हुए कहा, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, एक से भले दो। रहने दो, तुम नाहक ही थक जाओगी, फिर आजकल धूप भी बहुत तेज होती है। हाँ भाई हाँ, मेरा तो रंग काला पड़ जाएगा, मैं छुई मुई की तरह हूँ जो मुरझा जाऊंगी। साफ साफ यह क्यों नहीं कहते कि मुझे अकेले जाना है? मैं सब जानती हूँ, लेकिन पिछली बार जब मेरी सहेली ने अपनी बेटी को पीजी रखवाने के लिए फ़ोन किया था तो तुम उन्हें लेकर अकेले ही गए थे। अब की बार मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा जवान लड़कियों के हॉस्टल में जाकर पूछताछ करना। मैं औरत हूँ, मेरा पूछना हमारी सभ्यता के लिहाज से ठीक है। नहीं नहीं, मैं अकेला ही पता करके आऊँगा। यह कहकर नितिन गाना गाने लगे, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। नितिन को चिढ़ाने के अंदाज से मैंने कहा, अगर आज तुम अकेले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, और तुम यह मत सोचना कि मैं अब तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने का मौका आसानी से दे दूँगी। यह सुनकर नितिन एकदम गंभीर हो गए और सख्त लहजे में बोले, बस निक्की, अब तुम आगे एक भी शब्द नहीं बोलोगी। अगर कुछ उल्टा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जानती हूँ, और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझ कमज़ोर को पीटने के अलावा अगर आज मैं तुम्हें अकेले पीजी के बारे में पता करने नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जरा अकेले जाकर तो देखो। एक दो बद्दी गाली देने के साथ दो चार थप्पड़ मारकर नितिन ने मुझे घसीटते हुए लाकर बिस्तर पर पटक दिया और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए घर से बाहर निकल गए। बौखलाहट में मुझ पर न जाने कहाँ से पागलपन सा सवार हो गया। मैंने उठकर अपनी और नितिन की प्रेम जनित तस्वीर ली और फर्श पर दे मारी तथा साथ में रखा हुआ गुलदान दीवार पर और गुस्से में शादी वाली सोने की अंगूठी उतार कर दूर फेंकते हुए बेड पर धड़ाम से गिर पड़ी। फिर न जाने कब मैं अतीत की स्मृतियों के गहरे सागर में डूबती चली गई। धीरे धीरे मुझे वे दिन याद आने लगे जब मात्र 1.5 साल के अंतर से मैं दूसरी बार माँ बनी थी और मैंने फूल सी कोमल नन्ही गुड़िया को जन्म दिया था। मेरी ननद 10 दिन से अधिक नहीं रुक पाई थी। वैसे भी उनसे चच्चा का काम नहीं होता था। अंकुर और अंकिता दोनों को एक साथ संभालना मेरे बस का बाहर था। मैंने अपने लिए किसी काम वाली को रखने की बात नितिन से कही तो उन्होंने पड़ोसियों के यहाँ काम करने वाली निर्मला की 12-13 साल की बेटी प्रीति को घर में मदद करने के लिए रख लिया था। धीरे धीरे बेटी गोद को समझने लगी थी। दिन छिपने के बाद वह जब तक चुप नहीं होती थी तब जब तक मुझे कोई उठाकर छाती से न लगा ले। प्रीति के साथ वह हिलमिल गई थी। उसका स्पर्श पाते ही अंकिता एकदम चुप हो जाती थी, जैसे कि उसे उसकी माँ ही मिल गई हो। शाम को उसने अपनी बड़ी लड़की को हमारे यहाँ एक दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास जब मैं अंकिता को दूध पिला रही थी तो प्रीति मेरे पास कमरे में आई। वैसे तो यह समय उसका आराम करने का होता था। उसकी सांस कुछ फूली हुई सी थी और उसके सिर के बाल बेतरतीब से फैले हुए थे। मैंने उसको नीचे से ऊपर तक निहारा तो लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने पूछा था, प्रीति तुम इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो, क्या बात है? मेम साहब, आप कोई और काम करने वाली ढूंढ लो, मैं अब आपके घर में काम नहीं कर सकती।
क्यों प्रीति, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक इस तरह दोपहर में काम छोड़कर जा रही हो? तुम्हारे साथ हम सब अच्छे से बर्ताव करते हैं। तुम्हारे यहाँ किसी तरह की रोक टोक भी नहीं है। अपनी इच्छा से काम करती हो, जब मन में आता है तब घर घुमाती हो, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? प्रीति तब तक कुछ नहीं बोल पाई, बस वापस मुड़कर अपनी चुनरी के एक कोने को मुंह में दबाई भाग ली थी वह। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। अंकिता को सोता छोड़कर मैं दूसरे कमरे में आ गई जहाँ नितिन सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो आंख भींचते हुए बोले, क्या बात है, छुट्टी वाले दिन तो आराम कर लेने दिया करो। मैंने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हुए कहा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि प्रीति ऐसे अचानक क्यों भाग गई? प्रीति अपने घर चली गई। मैं आराम करने के लिए जब कमरे में आया तब वह तो बरामदे में लेटी हुई थी। हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो, शायद डर गई हो। बेचारी, कहीं तुमने या माँ ने कुछ तो नहीं कह दिया? काम करते वक्त उसे कुछ कह तो नहीं दिया आज सुबह या कल शाम को? नहीं तो इतने दिन हो गए, भला आज तक कुछ कहा है? जो आज, हाँ हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा स्वप्न देखा हो। खैर चलो, मैं शाम को उसके घर हो आऊंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैं बेड पर लेटे लेटे सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वह बड़ी दोपहर में घर वापस जाने को मजबूर हो गई। माँ जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तो आज प्रीति से कोई बात ही नहीं हुई। मुझे जब असमंजस में और अधिक नहीं रहा गया तो मैं प्रीति के घर पहुंच गई थी। प्रीति एक कोने में अलग सी बैठी थी। मुझे दहलीज पर देखकर भी कुछ नहीं बोली, वैसी ही बैठी रही थी, वरना तो उठकर मेरा स्वागत करती थी। मैंने जब काम छोड़ने के बारे में जानना चाहा तो उसकी माँ ने इतना ही कहा था, मेम साहब, अब प्रीति तुम्हारे घर काम नहीं करेगी, अब यह गांव वापस जाएगी, इसकी शादी तय हो गई है। ऐसे अचानक कैसे? बस मेम साहब, हम गरीब लोगों के साथ कब कैसे क्या गुजर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ठहरे बड़े आदमी, हम छोटे लोग भला क्या कह सकते हैं। बाकी अब प्रीति आपके घर नहीं आएगी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति ने काम छोड़ने का कारण नहीं बताया और मैं अपना समूह लेकर वापस घर आ गई थी। घर आकर मैं कुछ देर तक सोचती रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रीति यूं काम छोड़कर चली गई। खैर, अब उसकी शादी करने की बात हो रही है, जिसके लिए उसे गांव भेजा जा रहा है। अभी तो प्रीति की उम्र 13 वर्ष की ही है, फिर इतनी जल्दी, वह भी एकाएक। जब समझ में कुछ नहीं आया तो मैं नितिन के पास आ गई और उनसे किसी दूसरी काम वाली का लड़की का इंतजाम करने को कहा। अनमने मन से नितिन ने कहा, हाँ देखता हूँ, इतनी जल्दी थोड़े ही काम वाली लड़कियाँ मिलती हैं, वह भी तुम्हारी पसंद की। तब मैंने कहा था, कोई बात नहीं, कैसी भी हो ले आओ, चलेगी। बच्चों का ध्यान कैसे रखना है वह सब कुछ मैं समझा दूंगी। अगले दिन ही नितिन ने अपनी जानकारी में कईयों को काम वाली के बारे में कह दिया था। उसके 4-5 दिन के बाद शर्मा जी के यहाँ काम करने वाली बाई ने डोरबेल बजाई तो सास ने उसके पास जाकर पूछा था, हाँ रमा, क्या बात है, कैसे आई हो? बीबी जी को एक लड़की चाहिए ना बच्चों को देखभाल के लिए, सो उसी के खातिर आई थी। मैंने घर के अंदर से ही कह दिया था, हाँ रमा चाहिए, लेकिन कौन है? मेम साहब, मेरी बड़ी लड़की 14-15 साल की है। मगर क्या? सास ने पूछा। जी, वह पैर से थोड़ी अपाहिज है, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। मेरी 4 लड़कियां उससे छोटी हैं, वही मेरे पीछे से घर का सारा काम करती है और अपनी छोटी बहनों को देखभाल भी। अब खर्चा बढ़ गया है ना। शर्मा जी की बीवी ने कहा था कि आपको तो सिर्फ काम वाली 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को चाहिए,
तो वह इतना वक्त निकाल लेगी। तब तक मैं भी अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे पूछा था कि महीने के हिसाब से कितने पैसे लोगी। हम उसे दोनों समय खाना तो देंगे ही, साथ में कपड़े भी दे देंगे। उसने कहा था, जो मर्जी दे देना माँ जी, वैसे मैं एक घर में बर्तन करने का 300 रुपया लेती हूँ। मैंने तपाक से कहा था, अच्छा चल, कुल मिलाकर महीने के 500 रुपये दे देंगे। अगर ठीक है तो आज शाम से ही भेज दो। 500 रुपये की सुनकर उसने झट से हाँ की और हमारा अभिवादन करके चली गई। शाम को उसने अपनी बड़ी लड़की को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। लड़की का हुलिया दयनीय था। मोटे मोटे काले होंठ, उभरे हुए दांत, जिनका गंदगी साफ देखा जा सकता था। मैले कुचैले कपड़े, छाती पर उतना ही उभार था कि बस यह महसूस किया जा सके कि लड़की है। मेरे नाम पूछने पर उसने अपना नाम आयशा बतलाया था। उसे देखकर मैं मन ही मन सोचने लगी, यह क्या काम करेगी। पहले तो मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने तब नहाने का साबुन व बदलने के लिए दूसरे कपड़े देते हुए उसे ताकीद की थी कि पहले तुम अच्छे से नहा कर आओ और दांत साफ करना मत भूलना। उसने मुझसे कपड़े और साबुन लिए और पूछा, आंटी जी बाथरूम किस तरफ है? मैं चौंक गई थी। अरे तुम अपने घर जाकर नहा कर आओ। तब उसने कहा था कि आंटी हमारे घर बाथरूम कहाँ, मैं तो अंधेरा होने पर ही घर के आंगन में नहा लेती हूँ, या फिर सूरज निकलने से पहले। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यह कैसी मुसीबत आ गई। माँ जी को पता चलेगा तो। खैर उसे चुपचाप बाथरूम में भेज दी। मैं आंगन में बिछी चारपाई पर अंकिता को लेकर बैठ गई। वह थोड़ी देर में नहाकर बाहर आ गई थी। मैंने उसे उसका सारा काम समझाते हुए उससे पहले बाथरूम की जमकर सफाई करवाई थी। आयशा मेरी सोच से अधिक समझदार निकली। जो भी कहती वह उसे आगे से आगे बिना ज़्यादा बुलवाए पूरा कर देती थी। जब भी उसको समय मिलता तो वह अंकिता को मेरे पास आ बैठती और कहती थी, आंटी आप कितनी सुंदर हैं, आप क्या लगाती हैं अपने मुंह पर, कौन सी क्रीम लगाती हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं, आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आयशा मेरी तारीफ करनी शुरू कर देती थी तो रुकती ही नहीं। मैं उसे अब अक्सर शैम्पू, तेल, साबुन, क्रीम दे दिया करती थी। उसे नए कपड़े भी सिलवा कर दे दिए थे। मेरे कहने से दांत मंजन करते करते न जाने कब आयशा आँख में अंजन भी करने लगी थी। आयशा सुबह के समय नितिन के फैक्ट्री जाने से पहले वह आने लगी थी ताकि अंकिता को वह संभाल सके और मैं उनके लिए अच्छे से नाश्ता तैयार कर सकूं। जब कभी नितिन आयशा के सामने आ जाते तो वह हल्का सा मुस्कुराती हुई कहती, नमस्ते जी। उसका मुस्कुराने का अंदाज बड़ा ही शर्मीला था। नितिन भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देते थे। आयशा जब भी मेरे पास बैठती तो हमारे बारे में ही पूछती। कभी पूछती थी, आंटी जी आपकी लव मैरिज है क्या? कभी कहती थी कि आंटी जी अंकल बहुत स्मार्ट हैं, आपने कहाँ ढूंढा इन्हें? जाने कब भोलेपन में मैंने सारी बातें नितिन को बता दी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन रविवार की शाम को मैं रसोई खाना पका रही थी और नितिन पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में टेलीविज़न देख रहे थे। माँ जी रसोई के साथ लगते अपने कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। अंकिता को भी आयशा के साथ पहली मंजिल पर बच्चों के कमरे में खेलने के लिए छोड़ा हुआ था। मुझे अचानक याद आया कि नितिन रात के खाने में कभी कभार प्याज तो खा ही लेते हैं, इसलिए सोचा कि चलो क्यों ना काटने से पहले ही पूछ लिया जाए। पहले तो प्याज लगाई थी, आवाज़ लगाई थी। नितिन ने टेलीविज़न की आवाज़ इतनी तेज कर रखी थी कि कोई फ़ायदा न जान मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ चल दी थी। मैंने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो जो देखा उसे देखने के साथ तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि जो मेरे सामने हो रहा था। आयशा अंकिता को फर्श पर खिलौने के साथ छोड़कर खुद सोफे पर
नितिन के होठों में होठ लगाए अनंत आनंद की यात्रा में तल्लीन थी। नितिन ने एक हाथ से आयशा को पूरी तरह से कसकर भींच रखा था और उनका दूसरा हाथ आयशा के शरीर को मंथन कर रहा था। अपनी बेटी की देखभाल और रक्षा के लिए रखी गई दूसरी की बेटी के जिस्म का यह कैसा मंथन था, मैं देखकर सन्न रह गई थी। कुछ पलों के बाद जब मुझे वहाँ अपने रहने का आभास हुआ तो मैं जोर से चिल्लाई थी, नितिन। नितिन की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर कांप उठा था। ठंडे पड़ते बदन में अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि वे आयशा को अपने से अलग कर सके। आयशा ने पलटकर मेरी तरफ देखा था। वह झटके से उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई और फिर बाथरूम की टोटी से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी थी। उस पर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने अपनी चप्पल पैर से निकाली थी और नितिन के मुंह में ठूस दी थी। फिर जोर से चिल्लाई थी, गंदगी में ही मुंह मारना है तो लो, मैं ही खिला देती हूँ तुम्हें। तभी नीचे से माँ जी की आवाज़ आई थी, बहू क्या हुआ? माँ जी की आवाज़ सुनते ही नितिन मेरे पैरों पर पड़ गए थे। वे कुछ ही क्षणों में सब कुछ कहकर गए जो एक पत्नी को अपने पति के अहम को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ जी जब तक सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे बेडरूम में पहुँची तब तक नितिन वापस सोफे पर बैठ चुके थे। वह मैंने अंकिता को गोद में उठा लिया था। बहू क्या हुआ था जो इतनी जोर से चिल्लाई? कुछ नहीं माँ जी, बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। मैंने आकर देखा तो अंकिता बेड से नीचे गिरी हुई थी। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। आयशा कहाँ है? माँ जी के पूछने पर मैंने कह दिया वह बाथरूम में है। मेरा जवाब सुनकर माँ जी यह कहते हुए वापस अपने कमरे की तरफ चली गई थी कि पता नहीं आजकल के माँ बाप क्या करते रहते हैं, 2 बच्चों की भी ढंग से देखभाल नहीं कर सकते, उसके लिए ये भी अलग से काम वालियाँ। अरे हमने भी तो बच्चे पाले हैं, 1 नहीं 4-4। माँ जी के जाने के बाद मैंने आयशा को बाथरूम से जल्दी बाहर निकलने को कहा था। वह जब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई मैं अंकिता को गोद में लिए फनफनाते हुए बाथरूम के आगे उसकी प्रतीक्षा के चक्कर लगाती रही। बाथरूम की कुंडी खुली तो मेरी निगाहें दरवाजे पर जाकर अटक गई थी। आयशा ने जिन कपड़ों को पहन रखा था वह उन्हीं कपड़ों में नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आई थी। उसको देखने से ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे उसके तन बदन में अब भी कामाग्नि हिलोरे ले रही थी। आयशा की आंखों में कहीं भी अपराध बोध, आत्मग्लानि व पश्चाताप के भाव नहीं आ रहे थे। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके गीले गाल पर अपने उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा था, आयशा जल्दी से कपड़े बदल के मेरे कमरे में आओ। वह थोड़ी देर के बाद हमारे बेडरूम में हम दोनों के बीच थी, मगर कोई सिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। मैं उसके इस रूप को देखकर हैरान व परेशान थी। मैंने मन ही मन सोचा कि इस लड़की को नितिन ने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया कि जो वह इतनी बड़ी भूल करने के बाद भी बिल्कुल सामान्य होकर खड़ी है। मैंने एकाएक आयशा से पूछा, आयशा यह सब कब से चल रहा है? मुझसे क्या पूछती हो आंटी, अंकल से पूछो ना। उसका यह उत्तर सुनकर मैंने अपना रुख नितिन की ओर किया तो नितिन ने अपना मुंह नीचे फर्श पर गिरा दिया। मुझे लगा था कि नितिन का मन पश्चाताप के कुएं में डुबकियां मार रहा था। आयशा का दाहिना हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गई और वहां उसे एक सोने की लौंग और 3-4 पुरानी सूट देखकर कहा, अपना सामान यहाँ से अभी समेट लो और ध्यान से सुन, तू इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करेगी। और हाँ, अपनी माँ को कह देना अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। आयशा वाली घटना को अभी 7-8 महीने ही हुए होंगे कि नितिन ने रात को देर से आना शुरू कर दिया। पूछने पर कहा था, आजकल ऑर्डर अधिक है सो रात वाली शिफ्ट में भी लेबर से काम होता है।
तब नितिन ने मेरी आंखों पर मेहनत की बातों का ऐसा चश्मा चढ़ाया था कि जब तक मेरी आंखों ने पर्दे के पीछे की सच्चाई को देखना शुरू किया, तब तक नितिन एक और सांवली सलोनी के साथ जाने कब ऐसे घूम मिल गए जैसे पानी के साथ चीनी। और उस सांवली सलोनी औरत के साथ नितिन ने न जाने अपनी कितनी रातें रंगीन कर चुके थे। बाद में पता लगा कि उस औरत को उसके पति ने छोड़ रखा था और वह ऐसे ही शिकार की तलाश में रहती थी। मेरा जब कभी भी फैक्ट्री में जाना होता तो वह औरत हल्की सी हंसी होठों पर लाकर बड़े ही अंदाज से नमस्ते जी कहती थी। मेरी यादों में जीवित होकर वह उन सब की नमस्ते जी अब भी व्यंग कसती है मुझ पर। मैं आज तक उन हाथों से अपने आप को निकाल नहीं पाई हूँ। पति पर शक करना अपनी गृहस्थी में कांटे बोना जैसा होता है, पर जब शक विश्वास में बदल जाए तो जिंदगी नीरस होकर रह जाती है। मैं शादी के बंधन से ही विश्वास खो बैठी हूँ और शायद तभी से खुद को वैसा कभी नहीं पाया जैसा विश्वास टूटने से पहले। बस गृहस्थी की डगर पर चलती जा रही हूँ, शायद यह सोचकर कि वैवाहिक जीवन के आधे से अधिक रास्ता तय करने के बाद भारतीय नारी के लिए पलटकर वापस पहले छोर पर जाने की गुंजाइश कहाँ रहती है, क्योंकि इसी रास्ते पर हमारे पीछे पीछे कुछ नन्हे नन्हे पाँव भी चल रहे होते हैं। अगर कदम वापस लिए तो ये नन्हे नन्हे पाँव असंतुलित हो हमसे भी पहले गिर सकते हैं और कुचले भी जा सकते हैं। यह सब सोचकर ही मैं नहीं रुकने देती थी गृहस्थी के पहिए को और चलती जा रही है नितिन के साथ साथ मेरी जिंदगी की गाड़ी, सुनसान मोड़ों पर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजरते हुए एक अनजान मंजिल की तरफ। आज चेहरा दूसरा है, आयशा की जगह धोबी की लड़की है, मगर नमस्ते जी के पीछे छिपे अभिप्राय को मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ वह केवल एक ऐसा मर्द ढूंढना है जो सभ्यता व संस्कार का मुखौटा लगाए तलाश में रहता है कि प्रतिपल एक नए संबोधन की कि कोई मुस्कुराए और धीरे से कहे नमस्ते जी।